हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S2 स्टडी सर्किल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलते हैं, पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। कल इंडिया ने 2 मेडल्स जीते हैं। तो रवि कुमार दाहिया ने रेसलिंग में पहला सिल्वर मेडल जीता है, ठीक। और ऐसा करने वाले ये दूसरे रेसलर हैं सुशील कुमार के बाद में, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में रेसलिंग में। इसके बाद में हमने एक ब्रॉन्ज मेडल भी कल जीता है, और ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है इंडियन हॉकी टीम के लिए, चूंकि हॉकी टीम ने ब्रॉन्जी मेडल जीता है। और ये ऐसा मेडल मतलब हॉकी टीम ने 41 साल बाद ये मेडल जीता है। 41 साल तक हमको इंतजार करना पड़ा कि हमारी हॉकी टीम एक मेडल जीत के लाए, और आखिरकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम लोगों ने ऐसा कर दिखाया। अच्छा, एक बार ये भी देख लेते हैं अभी हम लोगों ने और भी कौन कौन से मेडल जीते हैं। ये 5वां मेडल है। अगर मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लोवलिना बोर्गोहेन और मेंस हॉकी टीम को ऐड कर लेते हैं तो 400 बिलियन का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि 400 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि 200 कंट्रीज को मैपिंग की जाएंगी, जिसमें छोटी और बड़ी कंट्रीज शामिल होंगी, और कंट्री वाइज टारगेट सेट किए जाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि हम प्रोडक्ट और कमोडिटी के बेसिस पे हम लोग टारगेट सेट करें कि किस में हमारी संभावनाएं ज़्यादा है और किसकी डिमांड ज़्यादा है। तीसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो रिकमेंडेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हम गवर्नमेंट मतलब 3 फ्रंट पे काम करेगी। तो कंट्री वाइज डिवाइड करेगी टारगेट को, दूसरा कमोडिटी वाइज करेगी, तीसरा काम करेगी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उसको एडवाइस देगी। तो ये 3 पिलर्स पे ये स्ट्रेटजी बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक और काम किया जाएगा कि हर एम्बेसडर को उसकी जो टेरिटरी होगी, जिस टेरिटरी में या जिस कंट्री में वो अपॉइंट किया गया होगा, तो वहाँ पे उसको व्यापार बढ़ाना होगा। तो ये एक एम्बेसडर के ऊपर एक टारगेट दिया जाएगा उसको कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रोग्रेस करनी है जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाए। और टारगेट क्या है कि एक्सपोर्ट में 37% का जंप हमको मारना है अगले 9 महीने के अंदर, ठीक है। और इसलिए हमने मंथली टारगेट भी रखा है 32 बिलियन का। चलिए अगली न्यूज पे हम लोग चलते हैं। नो प्लान टू हाउस इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगालेगा आइलैंड, मॉरिशस ने ये बात कही है। अब मॉरिशस ने कही किस लिए है, और ये अगालेगा आइलैंड है कहाँ पर, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है अल जजीरा, उसने रिपोर्ट किया है कि इंडिया जो है वो इस एयर स्ट्रिप और 2 जेटीज बना रहा है अगालेगा आइलैंड पे, ठीक है। तो एज अ मिलिट्री बेस इसको यूज करेगा इंडिया। तो ये खबर दी, और इसी खबर को गलत ठहराने के लिए, ठीक है, मॉरिशस ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं, इंडिया ने ऐसा हमारे साथ अभी भी कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है, ठीक है, कि हम एक मिलिट्री बेस बना दें, और हम ये गलती दोहराएंगे भी नहीं, ठीक है। और एक्चुअली ये मॉरिशस की तरफ से नहीं कहा गया, ये गलती दोहराने वाली बात अल जजीरा ने ही रिपीट की थी कि एक बार तो मॉरिशस के साथ ऐसा हो चुका है कि जो छागोस आइलैंड थे और डिएगो ग्रेसिया गार्सिया आइलैंड है, ये दोनों ही जो आइलैंड्स हैं वो एक ब्रिटेन के पास में है और एक यूएस के पास में है, ठीक है। तो चूंकि उस टाइम पे मतलब गुलाम था मॉरिशस, तो वहाँ पे ये चल नहीं पाई, बट अब फ्रीडम है इनको, तो ये अपने डिसाइड कर सकते हैं, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये अल जजीरा का कहना था। तो इसी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया के साथ हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो लंदन ने ये भी कहा है, हालांकि मॉरिशस में कई विरोध भी हुआ था कि इलीगल कब्जा कर रखा है ना, यूएस ने और ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा ही है, और लंदन से ही बिलोंग करता है, और इसको हम लोग 2036 तक कभी यूज कर सकते हैं। आगे क्या होगा ये लंदन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि है कहाँ पे आखिरकार, जो हम देख रहे थे कि मॉरिशस, ठीक है। तो मॉरिशस है ये, मॉरिशस की, ठीक है, कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो ये है मॉरिशस, ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये आइलैंड्स हैं, है ना। ये देखो, अभी हम लोग जो छागोस आइलैंड और डिएगो गार्सिया आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे,
तो ये है, ये ब्रिटिश ओशियन टू इंडियन ओशियन टेरिटरी है जो यूज कर रहा है यूएस, ठीक है। इसके अलावा भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे रोड्रिगोस है ना, ये अभी मॉरिशस के ही हैं, ठीक है। और जैसे अच्छा ये और देख लीजिएगा, हो सकता है कि इस तरीके के आइलैंड वो पूछ ले कि ये कहाँ पे और इसकी किसी टेरिटरी है। जैसे ट्रोमेलियन आइलैंड है, ठीक है ना, ट्रोमे, तो ये जो ट्रोमेलियन आइलैंड है, को याद रखिएगा, ये फ्रांस की टेरिटरी है, इस पे फ्रांस का कब्जा है। ट्रोमेलियन पे कौन कब्जा कर रखा है? फ्रांस, ठीक है। और अल्गालेगा आइलैंड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है अगालेगा आइलैंड, ठीक है। तो अगालेगा आइलैंड यहाँ पर है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अल जजीरा ने जिसके बारे में न्यूज़ दी, ठीक है। और बाकी और भी आइलैंड्स दिख रहे हैं, तो अभी हमारे डिस्कशन के पार्ट नहीं है वो, ठीक है। और ये मैस्करिन आइलैंड है ना। इसके अलावा यहाँ पे मेडागास्कर और इसके बीच में यूरोपा आइलैंड है, और ये फ्रांस की टेरिटरी में आते हैं, है ना। तो ये सब अलग आइलैंड है, बट अभी हमको इंडियन ओशियन की जो पर्टिकुलर यहाँ पे है मॉरिशस के आसपास, उसके हमें बारे में डिस्कस कर लेना है एक बार, ठीक है। तो ये है मैप, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा जूम करके एक बार, तो और भी सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी। चलो हम लोग चलते हैं अगली न्यूज़ पे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में इंडिया ने साउथ चाइना सी में अपना वॉरशिप डिप्लॉय कर दिया। हम लोग देख लेते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, और साउथ चाइना सी के बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि दो ही पॉइंट हैं जो हमें एक बार जानने चाहिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की और साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स क्या चल रहे हैं वहाँ पे, हम आखिरकार हमें वॉरशिप हम लोग क्यों वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक इसका वो भी है कि एक स्ट्रेटेजिक रीज़न भी है कि हम लोग एक क्वाड ग्रुप है, जिसमें जापान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक मिल के 4 कंट्रीज़ में एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो उसके भी हम पार्ट हैं, तो उन लोगों ने भी, ब्रिटेन ने जैसे है ना, तो वहाँ पे डिप्लॉय कर रखा, ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ डिप्लॉय कर रखा है, जापान ने भी कुछ डिप्लॉय कर रखा है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज होगी, मेरी टाइम एक्सरसाइज होगी, तो इसलिए भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया। कुछ और भी रीजंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट हैं, वो अलग चर्चा के विषय हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लाई गई थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जब उनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, ठीक है। इसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी चला करती थी, है ना, ये चला करती थी पहले। इसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आएगी कि नहीं हमें पॉलिसीज सिर्फ नहीं बनानी, हमें सिर्फ कॉपरेशन ही नहीं करना, हमें उनके साथ मिलकर सहयोग भी करना है, और मिलके पूरे रीजन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभी सिर्फ ईस्टर्न देशों पर था, बट अब जैसे जो लुक ईस्ट थी, इसके बाद में क्या हुआ कि एक्सटेंड कर दिया गया इसको, एशिया पैसिफिक रीजन में पूरा एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें वियतनाम और सिंगापुर, थाईलैंड, है ना, और जितना भी पैसिफिक रीजन आता है, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा जापान हो या फिर ताइवान हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से इतना एशिया पैसिफिक रीजन से छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग सहयोग कर सकते हैं, वहाँ तक एक्ट ईस्ट पॉलिसी कवर करती है। तो ऐसा नहीं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ जो हमारे इंडिया से लगे हुए जैसे थाईलैंड, लाओस वगैरह को ही कवर करती है, ये पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक रीजन को कवर करती है, जितना एशिया पैसिफिक रीजन से लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग मैप में भी एक बार चलो देख लेते हैं एशिया पैसिफिक रीजन एक तरीके से, ठीक है। तो ये है पैसिफिक आइलैंड, सॉरी, ये है आपका क्या, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा, है ना, ये है एशिया पैसिफिक रीजन, ये जितना आपको दिख रहा है ये सारे के सारा एशिया में पड़ता है। तो इन सबको कवर करती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभी तक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट हम लोग शुरू किया, जिसमें से कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, दूसरा है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी है, इसके बाद री तिदिम रोड प्रोजेक्ट भी है, बॉर्डर हार्ट्स भी लगाए जा रहे हैं इसमें, जहाँ से हमारे बॉर्डर कनेक्ट होते हैं, जैसे म्यांमार वगैरह को लेके, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंगेजमेंट रखा है आसियान रीजनल फोरम से, बिम्स्टेक में हम मेंबर हैं, ठीक है।
एशिया कॉपरेशन डायलॉग में हमारा पार्टिसिपेशन है, मेकांग गंगा कॉपरेशन में भी हमारा पार्टिसिपेशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भी हमारा पार्टिसिपेशन है। बांग्लादेश के साथ में हमने जो रिवर नेविगेशन रूट्स होते हैं उनको रिवाइव किया है कि ठीक है, जो पहले बंद पड़े थे है ना रिवर के थ्रू ट्रेवल करना, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं फिर से। और ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ और की है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको ईस्टर्न एशिया में बाई रोड अगर आपको एंटर करना है, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हाईली डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी की जो बॉर्डर्स है ना वो एक गेट है ना, वो एक गेट है। आप मैप पे देखेंगे तो वो एक गेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही। जितना भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे आसियान जितनी भी कंट्रीज़ है उसके लिए गेट है। अगर वो आप क्रॉस कर गए, वहाँ से आपने कांटेक्ट बना लिया, तो फिर आप बहुत सारी कंट्रीज़ तक डायरेक्टली बाई रोड पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो, वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्यूट रहित वो रीजन हो, ठीक है। और इसके बाद में इंडिया ने म्यांमार की हेल्प भी की है। किस चीज़ में हेल्प की है? तामू कलेवा कलेमयो सेक्टर, ठीक है ना, को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये तामू कलेवा कलेमयो सेक्टर है क्या? ठीक है, ये एक प्रपोज्ड ट्राइलेटरल हाईवे है, ठीक है, जो लिंक करता है इंडिया को, म्यांमार को और थाईलैंड को। ये याद रखिएगा कि तामू कलेवा कलेमयो सेक्टर जो है, ठीक है, ठीक, वो किससे रिलेटेड है? ये एक ट्राइलेटरल हाईवे का एक पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट को जो 160 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये एक जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसका एक पार्ट है ये सेक्टर, और ये 160 किलोमीटर लंबा है। ये इंडिया ने म्यांमार को हेल्प करी है इसको बनाने में, ठीक है। और जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो 3 कंट्रीज को किसको किसको जोड़ता है? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। टामू कलेवा कलेमयो सेक्टर किस ट्राइलेटरल हाईवे का पार्ट है? ऐसे ट्राइलेटरल हाईवे का पार्ट है जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। मेकांग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी इंडिया ने इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत में शुरू किया है, ठीक है, जिससे इंडिया को एक्सेस मिलेगी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से, ठीक। इसके अलावा हमने BCIM कॉरिडोर भी बनाया है, ठीक है। और ये BCIM कॉरिडोर है क्या, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये एक हाईवे है जो कोलकाता को चाइना के यूनान प्रोविंस से जोड़ता है, ठीक है। BCIM कॉरिडोर जो है वो इंडिया को कोलकाता के थ्रू यूनान प्रोविंस जो है चाइना का उससे जोड़ता है, ठीक है। मतलब BCIM कॉरिडोर चाइना को इंडिया से कनेक्ट करता है। कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो किसके बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो है इंडिया और म्यांमार के बीच में। अच्छा, ये सब कुछ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही किया गया है। अच्छा, एक बार और ये चीज़ देख लेते हैं कि साउथ चाइना सी में किस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी तनाव रहता है, और वहीं पे एक एक्सरसाइज के लिए इंडिया ने वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है। अब आप देख पा रहे हैं ये है चाइना, ये है लाओस, ठीक है, वैसे तो इसका कोई लेना देना नहीं है इनसे, बट ये है वियतनाम, ठीक, ये है आपका ब्रुनेई, ये है फिलीपींस, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं ना कि साउथ चाइना सी में सिर्फ चाइना ही नहीं है, ठीक है, इसमें अदर भी कंट्रीज का अपना अपना क्लेम है, बट चाइना क्या चाहता है कि हमारा जो क्लेम है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। बट ऐसा रियली होना चाहिए क्या कि मतलब आप दूसरी की टेरिटरी में भी घुसे जा रहे हो, बल्कि आप तो उसकी देख रहे हैं ना, बनोई की एकदम से बगल से निकलता हुआ जा रहा है, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। वहीं पे वियतनाम क्लेम क्या करता है कि हमारी इस तरीके का जो टेरिटरी है, ठीक है ना, साउथ चाइना सी सिर्फ इतने हिस्से में उसका कवरेज है, बाकी हमारी टेरिटरी ही आती है, ठीक है ना, ये वियतनाम कहता है।
ठीक है ना, आप यहाँ से ऐसे से बाहर निकल के जाइएगा, ये आपका टेरिटरी है। तो एक इसका भी एग्जीगरेटेड है कि इतनी बड़ी टेरिटरी वियतनाम की कैसे हो सकती है, फिर चाइना क्या करेगा, बाकी देश क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। और इसी में साउथ चाइना सी में ही स्पार्टली आइलैंड है, ये कई बार न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो इस पे कई लोग अपना कब्जा जताते हैं। फिलीपींस है, वियतनाम है, चाइना तो है ही। ठीक है, रीड बैंक है यहीं पे। ठीक है, ये सब एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं। क्रेसेंट ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी पारासेल आइलैंड है। ठीक है, ये भी न्यूज़ में रहते हैं। पारासेल, स्पार्टली, ये कई बार न्यूज़ में आते हैं कि यहाँ पे किसी ने अड्डा बना लिया, यहाँ पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉय भी होती हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इस मैप को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। केरला हैज हाईएस्ट शेयर ऑफ एल्डरली इन पॉपुलेशन, बिहार लोवेस्ट। ठीक है, बिहार का सबसे कम एल्डरली पॉपुलेशन है वहाँ पे। ठीक है ना, और उनका शेयर भी सबसे कम है, और जबकि केरला में सबसे ज़्यादा। एक बार डेटा देख लेते हैं हम लोगों ने जो निकाला। वैसे तो पहले तो ये देख लीजिएगा कि डेटा रिलीज़ किसने किया है। रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ठीक है, और ये बनाया किसने है, टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स फॉर 2011-2036 के लिए टेक्निकल ग्रुप बनाया गया, और वो सारी रिसर्च कर रहा है। तो एक बार देख लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन कहाँ पर है देश की, 16.5%, 16.5% सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है केरला। इसके बाद में नंबर 2 पे तमिलनाडु आता है, फिर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा, सीरीज भी पूछ सकता है। केरला, तमिलनाडु, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लीस्ट एल्डरली पॉपुलेशन कहाँ पर है, बिहार में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो अगर सबसे कम में जाते हैं तो सबसे कम एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब सबसे युवा जो स्टेट है वो बिहार है इस टाइम पे। इसके बाद में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एल्डरली पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये टोटल एल्डरली पॉपुलेशन का सिर्फ 8% यहाँ पे रहती है, जबकि केरला में 16.5% रहती है। ठीक है, 2031 में भी वही सीन रहेगा, क्योंकि अभी जब है तो आगे भी वही रहेगा। इसके रीजंस बहुत सारे बताए गए हैं कि ऐसा रीजंस हैं क्यों। इसके रीजंस, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसको बोलते हैं ना कि प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, है ना। तो हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम पे आपको दवाइयाँ मिल जाना। ठीक है, इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, है ना, उनके बुजुर्गों के लिए, इससे भी उनको काफ़ी राहत मिलती है कि उनको भूखा नहीं रहना पड़ता है, उनकी हेल्थ सही रहती है, उनका फिटनेस सही रहती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एल्डरली पॉपुलेशन भारत में बढ़ती जा रही है, डेथ रेट बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेथ रेट बहुत गिर गया है, डेथ रेट कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है उसमें। ठीक है, तो जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 से 21 की रही है। ठीक है, 12.5% की, जबकि 2001 से 21 तक की 20 साल की जो है एल्डरली पॉपुलेशन की ग्रोथ रही है 36%। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन मतलब नए बच्चे होने से ज़्यादा बूढ़े तैयार हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक एक कंसर्न है कि कोई भी बुजुर्ग, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं, तो ना, और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, तो ना तो उनके साथ उनको प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये एक यंग पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है। ठीक है, और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशंस को लेके रिस्पेक्ट बहुत कम होती चली जा रही है। उनके साथ मिस उनके साथ गलत बहुत हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए किसी का भी उनके लिए। अगर वो बुजुर्ग हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बुजुर्ग नहीं होंगे। सो चलिए, डिपेंडेंसी रेशियो 2021 में है। ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है, पर 100 पे 60 प्लस एज ग्रुप का कितना बंदा है, कितना पर्सन है, वो होता है डिपेंडेंसी रेशियो। मान के चलिए 100 लोग यंग हैं तो 20 लोग कौन है, एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा कि क्या डिपेंडेंसी रेशियो है। तो इसमें डिपेंडेंसी रेशियो एक तरीके से आएगा 1:5। ठीक है। तो एक 5 लोगों पे एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी होगी। तो ये हो गया डिपेंडेंसी रेशियो। अभी 2021 में डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, ठीक है, 15.7%, और यही बढ़ के 2031 में 20% हो जाएगा। तो हम लोग बहुत हैं, इतने लोग बहुत हैं हमारे एल्डर्स की देख रेख करने के लिए। सो चलते हैं हम लोग अगली न्यूज़ पे। टी सेल्स में ऑफर लॉन्ग लास्टिंग कोविशील्ड रिसर्च शोज। ठीक है। तो टी सेल्स की वजह से कोविशील्ड ज़्यादा दिनों तक काम कर सकती है, ये एक रिसर्च ने बताया है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं टी सेल्स होती क्या है। टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल का पार्ट होता है, और ये एक ऐसा पार्ट है जो इम्यून सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में ये बहुत मदद करता है, क्योंकि ये जब कोई एंटीजेंस आते हैं तो यही टी सेल्स एक मैसेंजर का काम करते हैं इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है। अभी हम आगे भी देख लेते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। और इनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। और ये मेच्योर कहाँ पे होते हैं, मतलब तैयार कहाँ पे होते हैं एंटीजेंस को पहचानने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए, थाइमस में। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि थाइमस कहाँ पर है और बोन मैरो कहाँ पे है। ये है थाइमस, ये है थाइमस। यहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट। ठीक है। तो हार्ट के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जब आप जाएंगे तो थाइमस होता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे अगर हार्ट है तो इसके ठीक ऊपर थाइमस होता है। ये हो गया थाइमस। अगर ये हार्ट है तो ये है थाइमस। तो ये हो गया थाइमस। अब ये ब्लड से होते हुए फिर ये कहाँ, ये प्रोड्यूस कहाँ हुए, बोन मैरो में। ये होता है बोन मैरो। ठीक है। हम लोग कई बार सुनते रहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। तो ये होता है बोन मैरो, कूल्हा का जो हिस्सा होता है। ठीक है, नीचे से। ये हो गया बोन मैरो, ये हो गया थाइमस। बोन मैरो से ब्लड के थ्रू ये थाइमस में पहुंचते हैं, यहाँ पे ये मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है। इनको मेमोरी सेल्स क्यों कहते हैं? एक्चुअली थाइमस में ये टी सेल्स क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई होते हैं, कई गुना बन जाते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक किसी का काम हेल्पर होता है, किसी का काम रेगुलेटरी होता है, किसी का काम साइकोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, है ना, या फिर ये मेमोरी सेल्स बन जाते हैं थाइमस में जाके। मतलब अलग अलग इनके काम भी बन जाते हैं, जिस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट और मल्टीप्लाई होते हैं। इसके बाद में ये क्या करते हैं, ये पेरिफेरल टिश्यूज और ब्लड के जरिए, ठीक है, ये पेरिफेरल टिश्यूज में भेजे जाते हैं। जितने भी टिश्यूज में वहां पे ये भेज दिए जाते हैं ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। अब इसके बाद क्या होता है कि इनको स्टिमुलेट किया जाता है। अब ये जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जब ये स्टिमुलेटेड हो जाते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंटीजन को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जैसे इनसे एंटीजन मिला, इनकी काम इन्होंने अपना शुरू कर दिया, एकदम एक्टिव हो गया, अरे क्या है क्या है क्या है, इन्होंने पहचानना। ठीक है ना, प्रॉपर एंटीजन इन्होंने पहचाना, और ये उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब जब ये एंटीजन इनको स्टिमुलेट कर देता है तो ये क्या करते हैं कि जो टी सेल्स होती हैं, जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, देखिए अलग अलग हमने टी सेल्स पढ़ी थी ना, हेल्पर, रेगुलेटरी और साइटोटॉक्सिक। तो हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं, केमिकल जनरेट करती हैं। ठीक है। और वो केमिकल क्या होता है, मैसेंजर के नाम से
से काम करता है, ठीक है ना। तो एक केमिकल मैसेंजर टाइप का होता है, उनको नाम बोल देते हैं हम लोग साइटोकिन्स। साइटोकिन्स क्या करते हैं कि बी सेल्स जो होते हैं, ये भी टी सेल्स का ही एक पार्ट होती हैं, ठीक है। तो जो बी सेल्स होती हैं, बात समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स में दो सेल्स होती हैं, एक टी सेल्स और बी सेल्स। तो ये टी सेल्स को क्या, बी सेल्स को भी, ये भी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। तो जो बी सेल्स हैं उनको भी ये स्टिमुलेट कर देती हैं और ये बी सेल्स अलग अलग हिस्सों में बट जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल्स बन जाती हैं, समझ रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि एंटीजन की वजह से ये स्टिमुलेट हुई टी सेल्स, फिर टी सेल्स से फिर क्या हुआ, हेल्पर जो टी सेल्स होती हैं वो साइटोकिन्स, ठीक है ना, एक केमिकल मैसेंजर इन्होंने जनरेट किया। जो साइटोकिन क्या करेगा कि पूरे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा, ये बता देगा कि हाँ हाँ किसी अटैक हुआ है किसी बाहरी बंदे का, ठीक है ना, जैसे किसी बाहरी वायरस का। फिर क्या होगा कि ये बी सेल्स जो होती हैं उनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, और यही प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, एंटीबॉडी सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, टी सेल्स नहीं प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस कौन करता है, प्लाज्मा सेल्स। बट प्लाज्मा सेल्स बनती कैसे हैं, बी सेल्स से। अब बी सेल्स को बताएगा कौन जाके कि नहीं नहीं किसी ने भारी अटैक किया है, अब आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस कीजिएगा, ये बताएगा जो टी सेल्स होती हैं। तो इसीलिए इनको मेमोरी सेल्स भी बोला जाता है कि ये याद रखती हैं कि हाँ हाँ जब भी कोई वायरस वगैरह अटैक करेगा, जब तो ये बताएंगी हाँ इसने पहले अटैक किया था, अब आप इस तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कीजिएगा जिससे हम बच सकें, जिससे शरीर को बचाया जा सके। इसीलिए कहा भी है कि कोविड शील्ड को ज़्यादा दिन तक असरकारी बना सकती हैं टी सेल्स, ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसी हैं जो मेमोरी सेल्स होती हैं, वही ऐसी हैं जो इम्यून सिस्टम को बचाए रखने में मदद करती हैं। अब ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कैसे करती हैं, जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं जो वो जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग साइटोकिन से एक्टिव होती हैं और वो फिर क्या करती हैं, इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं उनको अपने साथ जोड़ती हैं, बांधती हैं उसको, उनके बाद फिर मार देती हैं, या फिर कैंसर सेल्स को भी मार देती हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि बॉडी में बहुत सारी टी और बी सेल्स जनरेट होती हैं और उनके अलग अलग यूनिक अलग अलग रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो इसलिए अलग अलग तरीके से ये हर अलग अलग एंटीजेंस को रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। गामा रेडिएशन टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में है, ये यूज किस लिए होती है इसके सिर्फ इतना जान लीजिए। गामा रेडिएशन टेक्नोलॉजी का फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। ये काम कैसे करती है कि जो बल्ब्स और ट्यूबर्स हैं उनकी स्प्राउटिंग नहीं होने देती है, उसमें कल्ले नहीं जमने देती है। इसके अलावा ये जो दालें हैं या अनाज है उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी मार देती है गामा रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो सूखे मसाले होते हैं उनका जो माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना, उनको भी डिकॉन्टेमिनेट कर देती है, मतलब साफ सफाई कर देती है, जो भी माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फूड की लाइफ बढ़ा देती है। अगर पहले से डिटरमाइंड रेडिएशन के डोजेस दिए जाएं, ये नहीं कि कुछ भी दिए जा रहे हैं, पहले से प्रॉपर हर पल्सेस का हर स्टेज पे अलग अलग रेडिएशन का डोज दिया जाता है। तो ये गामा रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यही यूज है फूड को प्रिजर्व करने में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड अभी न्यूज में है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। ये है ईस्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्ट ब्लेयर के पास में, ये देखिएगा छोटा सा पोर्ट ब्लेयर है ये, ठीक है ना, ये है पोर्ट ब्लेयर और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। एक्चुअली इसको अभी 2021 में ही नाम दिया गया है, इसके पहले इसका नाम हुआ करता था रोस आइलैंड,
ठीक है। तो 30 दिसंबर 2021 में इसको नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है। इसको ये फेमस किस लिए है? इन यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो तिरंगा झंडा है वो 1943 में फहराया था। दिसंबर 1943 में इसी आइलैंड पे, उस समय इसका नाम रॉस आइलैंड हुआ करता था, इसी आइलैंड पे 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसलिए उनकी याद में इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया। अच्छा, यहाँ पे और देख लेते हैं कि यही निकोबार जो है, ठीक है, तो यहीं पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। झांसी रानी मैरीन नेशनल पार्क भी है, तो ये याद रखिएगा। ये सब अंडमान निकोबार की पार्ट है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्टेव फेस्टिवल अभी न्यूज में है, बस ये याद रखिएगा कि ऑक्टेव फेस्टिवल है किससे रिलेटेड? नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। ये गवर्नमेंट की तरफ से मनाया जाने वाला फेस्टिवल्स है जिसमें फोक कल्चर को प्रमोट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और इन स्टेट्स को जोड़ा जाता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो ये मतलब ऑक्टेव फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, और ये हर जगह मनाने की कोशिश की जा रही है जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ा जा सके। अदर फेस्टिवल्स की हम लोग बात कर लेते जो इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर में चापचारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है और संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है, खासी फेस्टिवल मनाया जाता है, वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है, सजीबू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम है सजीबू चेरोबा और बैंदी खलाम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार मैचिंग में आ जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा इनको। नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के कई बार आते हैं, लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, कहाँ होती है? त्रिपुरा में। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में रे, भूरीबूत, म्योको, द्री, पोंगतू, लोसार, ये इम्पोर्टेंट है। मुरोंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोलांग, मोनपा फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। असम में अम्बुबाची, भोगली बिहू, ठीक है ना, बैसागु और दिहंग पटगई। सिक्किम में लोसार, सागा दवा। अब देखिएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोसार मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही लोसार मेन फेस्टिवल है। अच्छा, एक बार ये देख लीजिएगा, सिर्फ याद रखने वाली चीज है कि वाटर कंजर्वेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी प्रेज किया है इन अभियानों को जो स्टेट में चलाए गए हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, इसलिए मैं इनको इंक्लूड किया है। हो सकता है इसमें कोई मैचिंग के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए या स्टेट से ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये अभियान किस स्टेट ने चलाया, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का है। जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र का है। सुजलम सफलम अभियान गुजरात का है। मिशन काकतिया तेलंगाना का है। नीरू चेटू आंध्र प्रदेश का है। जल जीवन हरियाली बिहार का है। जल ही जीवन हरियाणा का है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। न्यूज है कि MOU हैज बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर कॉपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज है ना ने MOU साइन किया है अभी, ठीक है, कि एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए लोथल में। आखिरकार ये है क्या, एक बार देख लीजिए कि ये प्रपोज टू बी डेवलप्ड एज अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, ठीक है ना। तो इस तरीके का अपना एक पहला कॉम्प्लेक्स होगा जो बनाया जाएगा लोथल में, और इस तरीके के और भी कोस्टल एरियाज में, कोस्टल स्टेट्स में बनाने की प्रस्ताव रखा गया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। यहाँ पे क्या क्या होगा? मैरीटाइम म्यूजियम होगा, लाइट हाउस म्यूजियम होगा, मैरीटाइम थीम पार्क्स होंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और
एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक की जितना मेरी टाइम में चेंजेस हुआ है, जो भी मेरी टाइम हेरिटेज है, उन सबको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रिजर्वेशन भी होगा हमारी हेरिटेज का। और ये प्रपोज किया गया कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, वहाँ पे इन सबको हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पानी माँ कैंपेन कौन चला रहा है? पानी माँ कैंपेन चला रही है। पानी माँ कैंपेन लद्दाख में मनाया जा रहा है। ठीक है ना, जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें विलेज कम्युनिटीज़ को भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो बस इसमें याद रखने वाली बात ये है कि पानी माँ कैंपेन किसने किस स्टेट में मनाया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है कि टोटल ऑफ 26.79 लाख आर्टिसंस हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार अंडर पहचान इनिशिएटिव। ठीक है, तो पहचान इनिशिएटिव क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने चलाया है, ये ध्यान रखिएगा। पहचान इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है। इसमें किन लोगों की पहचान की जा रही है? आर्टिसंस की। ठीक है ना, कलाकारों की जो खिलौने बनाते हैं या कपड़े का कोई काम करते हैं, जो कलाकार लोगों का। ठीक है, वहाँ पे 26-27 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्टर कर लिया है और इन्होंने पहचान के अंडर, इस स्कीम के अंदर में आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं आर्टिसंस को, जिससे उनको प्रमोट करने में आसानी हो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को। ये 2016 में लॉन्च की गई थी। स्मार्ट आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, ये केरला का है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको हमने कवर किया है, अभी न्यूज़ में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी तारीफ की है इसकी, स्मार्ट आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगली चीज़ देख लेते हैं, रेडियल गेट ऑफ पुलीचिंटाला प्रोजेक्ट। पुलीचिंटाला प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये अभी बह गया बाढ़ की वजह से, और ये कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि पुलीचिंटाला प्रोजेक्ट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर के बारे में आप लोग जानते ही हैं सब लोग, और नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स को, उसमें मिल जाएगा। अच्छा, मर्सर स्ट्रीट अभी हाल में ही न्यूज़ में था, वो भी किस लिए था कि इस पे अभी बहुत तगड़ा अटैक हुआ जिसमें 2 लोग मर गए हैं। ये इजराइल का ऑयल टैंकर है। बस तो अब आपको याद रखना है कि मर्सर स्ट्रीट किस कंट्री से बिलोंग करता है? इजराइल से, और ये है क्या? ऑयल टैंकर। ठीक है, सो आज की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड से भी कहिएगा कि ये देखिएगा। और बाकी मैं S2 स्टडी सर्किल पे इसकी PDF डेली की डेली अपलोड कर देता हूँ। तो आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बना रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फिर से बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वीडियो तो आप कभी भी सुन सकते हो, लेटे लेटे भी सुन सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। तो आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।